सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम पिछले लेक्चर में सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 स्टार्ट किए थे और जिसमें हमने 10 नंबर तक किया था। तो आज हम 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया है हमसे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt बैटरी। मतलब आपके पास एक 2 ohm का रजिस्टर है और एक 4 ओम का रजिस्टर है जिसको आपने सीरीज में कनेक्शन किया, वो भी एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। जो 4 ओम का रजिस्टर है वो 5 सेकेंड में कितना हीट डिसिपेट करेगा, कितना हीट है वो छोड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अप्लाई करेंगे, जो हमें ये कहता है H = I²RT। इस फॉर्मूला की मदद से हम निकालेंगे। सो यहाँ पे ये जो रजिस्टर्स कनेक्ट हुए हैं वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है और सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का रहेगा वो हो जाएगा 6 ओम का। ठीक है, और हम यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है उस सर्किट में वो निकालेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे तो हम हीट कितना डिसिपेट होगा ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = R × I होता है। सो I कितना हो जाएगा, V/R। सो V हो गया मेरा 6 वोल्ट, R हो गया 6, कैंसिल हो गया तो 1 एम्पियर। तो उस सर्किट में जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर और मुझे निकालना है जो 4 ओम का रजिस्टर है उसमें 5 सेकेंड में कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ मैंने ये रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि मुझे सीरीज में क्या है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द रजिस्टर। तो करंट को निकालने के लिए तो मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, इसलिए मैंने इसको डिराइव किया। सो H = I²R × T। I की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर। R कितना है, तो मुझे यहाँ पे दिया है 4 ओम रजिस्टर के चारों तरफ, तो यहाँ पे मेरी R हो जाएगी 4 और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड्स। सो 1 × 4 × 5 दैट इज 20 जूल। तो मुझे यहाँ पे कितना हीट मिलेगा आंसर है 20 जूल का एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलेगा। 20 जूल का एनर्जी डिसिपेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट। कोई स्टूडेंट है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड प्लॉट द पोटेंशियल डिफरेंस करंट ग्राफ। सो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ उसने बनाया of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3। तो उसने उस एक्सपेरिमेंट के लिए नाइक्रोम वायर लिया, नाइक्रोम वायर के 3 सैंपल्स लिए। एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये ग्राफ उसने निकाला एंड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये हमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो आप देखिए यहाँ पे ये करंट हो गया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है
और जो R1 की जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये R1 की वैल्यू कुछ यहाँ पे है, R2 उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और R3 की वैल्यू उससे और थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 छोटा है, R1 छोटा है और R2 R3 के बीच में कौन है, R3 और R2 के बीच में, ये उल्टा कर दिया, R1 और R2 के बीच में R2 बड़ा है, R2 और R3 के बीच में R3 बड़ा है। तो यहाँ से मुझे ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे सही लग रहा है, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज। तो इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कमर्शियली इलेक्ट्रिक मोटर में यूज नहीं होता। कमर्शियली इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो मोटर को हम इस्तेमाल करते हैं, जो मोटर को हम इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें ये दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। आर्मेचर मतलब जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और जिसके चारों तरफ कॉपर वायर को लपेटा जाता है, दैट इज आर्मेचर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम आर्मेचर को घुमाते हैं, बात बिल्कुल सही है। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के चारों तरफ ज़्यादा कॉपर वायर को लपेटा जाता है, बात बिल्कुल सही है। परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। आर्मेचर को घुमाने के लिए हम उसके दोनों साइड में परमानेंट मैग्नेट को रखते हैं। तो यहाँ पे बात थोड़ा सा गलत है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है हम उसे बढ़ा नहीं सकते या फिर कम नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है। तो जिससे क्या होगा, हमें जो हमारा आर्मेचर है उसे हम ज़्यादा तेज नहीं घुमा सकते, तो जिसके चलते जो मोटर है, मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच द कॉइल इज वाउंड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये और मैं क्वेश्चन दिया था आपको, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ ए पेपर। कोई पेपर है जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, कुछ ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूव एज शोन। तो डायग्राम तो पीछे के पेज में दिया है, हम देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंस। तो इस फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है और एक प्रोटॉन है वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये दोनों के ऊपर कौन सा फोर्स गिरेगा, किस तरह का फोर्स गिरेगा, ये हमसे इस सवाल में पूछा है। ठीक है, ये था वो मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है और प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए जो फोर्स, उन पे कैसे फोर्स लगेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन कौन से तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से जो उल्टा हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ तो करंट ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ करंट नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ करंट लेफ्ट की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ तो करंट राइट की तरफ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, मतलब हमारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये जो करंट है हमारा
ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा, हम उसे मानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी करंट ऊपर जा रहा है, और हमें निकालना है फोर्स। वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे हमें ये निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन से रूल का, हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो करंट है मेरा, करंट जा रहा है कौन सी तरफ, करंट जा रहा है मेरा आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अगर जो ये जो थंब है मेरा, इसको अगर मैं उठाऊंगा, थंब तो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को ना, तो ये चलिए मैंने इसको कुछ ऐसे रखा है। तो मेरा जो थंब है ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो थंब है मेरा, ये देखिए थंब, ये पेपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे पेपर की तरफ पॉइंट हो रहा है। ठीक है, आप उसे खुद घर पे ट्राई कीजिएगा, कुछ ऐसे, ये पेपर की तरफ ही पॉइंट हो रहा है मेरा थंब। तो यहाँ पे फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो फोर्स होगा वो पेपर की तरफ ही जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मेरी थंब है ये पेपर की तरफ ही दिखा रहा है आपको, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन के ऊपर ही बेसिक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से आंसर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेनफॉल। जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो बारिश के टाइम होता है। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है, क्योंकि ड्यूरिंग द रेनफॉल नहीं होता, आफ्टर द रेनफॉल होता है, जब आसमान साफ हो और जो सन है वो रेनबो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब आप अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं रेनबो को, तो सन साउथ की तरफ होगा। अगर आप रेनबो देख रहे हैं वेस्ट में, तो सन जो होगा वो ईस्ट में होगा। ठीक है, तो ये आफ्टर द रेन शावर होता है, ड्यूरिंग तो नहीं होता। उसके बाद रीजन में दिया है रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो डिस्पर्सन की वजह से होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसमें होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ए फॉल्स एंड डी इज ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 14 नंबर के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। बेंडिंग ए वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर कोई वायर को आप बेंड करते हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बात बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ वायर, इसमें बेंड करने से जो लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं होता। बेंड करने से लेंथ चेंज नहीं होता, लेंथ बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, नो चेंज। बेंड करने से नो चेंज। ठीक है, और जो दूसरा रीजन दिया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में संपर्क है, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में भी देखा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन एंड रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रीजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 के लिए आंसर। तो नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मेटल्स आर सोनरस असर्शन में दिया है।
सोनोरस मतलब अगर आप मेटल को हीट करोगे, उसको पीटोगे तो साउंड बनाएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करेगा। रीजन में दिया है दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। जो मेटल होता है ये ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल मतलब, और दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, अगर मेटल को आप पीटोगे तो ये टूट जाता है, टूट जाता है। और ब्रिटल नेचर का मतलब होता है थोड़ा सा जो हल्का सा सेमी सॉलिड टाइप, ठीक है, सेमी सॉलिड टाइप होता है। और हम जानते हैं कि जो मेटल है, अगर हम मेटल को हैमरिंग करेंगे, पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब मेटल सोनोरस है, बिल्कुल सही। और जो रीजन है हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाता है, तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या सवाल आपसे पूछा है, चलिए देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, ए मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने यहाँ पे कोई मेटल लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, द गैस इवॉल्व्ड इज कलेक्टेड बाय द मेथड शोन इन द फिगर। और यहाँ पे जो गैस बन रहा है, आप उस गैस को कलेक्ट कर रहे हो ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में, ये गैस निकल रहा है अभी यहाँ से। तो कुछ सवाल आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई द गैस, गैस को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वो गैस कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब भी कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो गैस बन रहा है दैट इज नॉन अदर देन आपका हाइड्रोजन गैस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गैस। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, वो गैस जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसके आधार पे ये कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ही सही है। सो फर्स्ट दिया है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही लग रहा है। इट इज हेवियर देन एयर, एयर से हेवी नहीं होता, ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्का है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सॉल्युबल है वाटर में, पानी में हाइड्रोजन गैस डिजोल्व होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल ही सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व। अब जो गैस निकल रहा है उस गैस को हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्रिंग ए बर्निंग स्प्लिंट, कोई जलती हुई तिल्ली, माचिस की तिल्ली, नियर द ओपनिंग ऑफ ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग दिस गैस ए पॉपिंग साउंड ऑकर्स। कोई जलती हुई माचिस की तिल्ली अगर आप उस गैस के नज़दीक लाओगे तो वो जो गैस है वो एक साउंड, थोड़ा सा पॉप करके एक साउंड बनाएगा, तो जिससे हमें पता चलेगा कि यस दिस गैस इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आएंगे। इफ द मेटल यूज्ड above is zinc then a chemical equation for the evolution of gas is what। अगर यहाँ पे जो मेटल आपने लिया है अगर वो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा जो सही होगा। मतलब यहाँ पे हमको बैलेंसिंग के बारे में पूछा है। सो देखिए कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है, जिंक 1 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 तो ये सही लग रहा है। जिंक 2 है हाइड्रोजन 2 सल्फर 1, लेकिन यहाँ पे सल्फर 2 हो गया, बाहर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है गलत। उसके बाद जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 4, यहाँ पे 2 4 है, सल्फर 2 है लेकिन यहाँ पे सल्फर सिर्फ 1 है तो ये भी गलत हो जाता है। जिंक 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, सल्फर यहाँ पे 2 है क्योंकि बाहर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन है 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी 8 है, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कौन सा इक्वेशन होगा जो बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमसे, एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ दिस गैस इवॉल्व्ड इज। इस गैस का एक इंडस्ट्रियल यूज आप बताओ। तो वो कौन सा इंडस्ट्रियल यूज है? हम उस गैस को इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल इन रॉकेट्स। रॉकेट में हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक पढ़ाई को जारी रखिए।